सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो 16 अक्टूबर 2022 को आपका पेट का पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसके पूरे आंसर की को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। प्रथम पाली में जो 10 से 12 का जो पेपर हुआ है वह यहाँ पे आ चुका है आपका, और उसके सभी उत्तर को मैं यहाँ आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। पूरा आंसर की हम लोग देखते चलेंगे। पहले हम लोग मिलाएंगे इस वीडियो में पूरा, और उसके बाद जहां भी आपको कहीं भी दिक्कत होगी मैं गणित को पूरा सॉल्व कराऊंगा। जितने भी आपके टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरे पेपर का आंसर की यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, और आगे की वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपना पेपर निकाल लीजिए और मिलाते हुए चलिए। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? आपको पता है कि बैंकों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था, मतलब जो प्राइवेट बैंक थे उनको भी सरकारी बैंक बनाया गया था 2 बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये ऑप्शन ए जो है, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, तो इस नियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया है बैंकों का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो क्या परिणाम हुआ था? जो राजकोषीय नीति था उसमें सुधार हुआ था, राजकोषीय नीति सुधार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? कहां से लिए गए हैं? तो ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे आपका। अब देखिए छठवां प्रश्न पूछा गया था, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका जो होता है वह विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो होता है वह विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लिखित और विस्तृत संविधान यह भी विशेषता है, द्विस्तरीय सरकार यह भी विशेषता है, और एकल नागरिकता यह भी विशेषता है। और विशेषता क्या नहीं है यही आपको सिलेक्ट करना था। तो ऑप्शन डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर में मैंने आपको बताया 746 वॉट होते हैं। तो ऑप्शन ए 746 वॉट। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन डी पानी का भाप में रूपांतरण, यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो पायरिया आपको पता है मसूड़ों में होता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम किसमें पाया जाता है? फ्लोएम जो है वह पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए पौधे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है,
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो भिन्न आप सीधे सीधे यहाँ पे भाग दे के देख लेते चारों ऑप्शन में तो भी आपको पता लग जाता। यहाँ पे जो सबसे बड़ा भिन्न है वह क्या है? 7/8। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले प्रश्न है, आसानी से आप सॉल्व कर लेते, बस इसमें से आपको इसको घटा देना है। तो घटाओगे तो ऑप्शन ए 2.35 यह आपको उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 19 का देखिए, इसके बाद प्रश्न है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो 19 का मतलब 19 से कंपेयर करना है तो 7.6/19 गुणे 100 यही करोगे तो 40% आ जाएगा। अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिले 60 से 80 के बीच सभी को जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएं हों उनसे भाग दे दीजिए। उत्तर जो आपको मिल जाएगा वह मिल जाएगा 70.2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, रूट में है 12.049 फिर माइनस अंडर रूट 1.2544। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 2.35। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरीज में प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। श्वेत का मतलब होता है सफेद और सफेद का मतलब होता है श्वेत का मतलब होता है पसीना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक में मिलाने का मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का मतलब आपको पता होता है हवा, अनिल का मतलब हवा और हवा का ही पर्यायवाची क्या होता है? हवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पवन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 22 है, गुप्त का विलोम शब्द है। गुप्त मतलब क्या होता है? जिसे सीक्रेट रखा गया हो, और गुप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकट कर देना उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 23 है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत धन भावना क्या हो जाएगा? सद्भावना। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इंग्लिश पैराग्राफ, इसी को पढ़ के आपको यहाँ पे उत्तर देना था। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 है, एलिजाबेथ न्यू नेबर्स लिव्ड। तो एलिजाबेथ के जो नए नेबर हैं वह कहाँ रहे? वह डाउन स्टेयर्स पे रहे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा डाउन स्टेयर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 25 है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, उन्हें क्या था? अस्थमा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। मॉर्न का मतलब आपको यहाँ पे बताना है, इसका मतलब क्या होता है? जॉय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या 27 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। एक ये पूरा जो आपको सेंटेंस दिया है इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एंड पब्लिक सेल्स। तो क्या होता है? ऑक्शनर होता है, ऑप्शनर बोलते हैं, ऑप्शनर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वह है ऑप्शनर। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, चूज द करेक्ट सिनोनिम। एग्जाइल का आपको यहाँ पे बताना है, एग्जाइल का क्या होता है? मतलब जिसे बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे तो बैनिशमेंट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, दोनों कथनों को पढ़ने और तय करें कि दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अभी यहाँ पे दो कथन आपको दिए गए हैं, पहला दूसरा। पहला कथन है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। ठीक, यह पहला आपका स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो अब देखिए चौकसी बढ़ा दी गई है, इस वजह से
अपराधों में कमी आ गई है। आप दोनों सेंटेंसों को पढ़ोगे तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? जब चौकसी पुलिस बढ़ाती है तब ना अपराधों में कमी आती है। तो पहला जो कथन है वह कारण है और दूसरा जो कथन है वह उसका प्रभाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, विषम चुने। तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं 3, 13, 17, 23, 33 और 67। सभी यहाँ पे आपको अभाज्य संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या है जो भाज्य है। 33 जो है वह 3 से कटता है, तो यह क्या हो जाएगा? यह एक सबसे अलग संख्या इन सभी के बीच में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6:10 में घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। 6:10 पे मिनट और घंटे की सुई के बीच में जो कोण होगा वह 125 अंश का होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। अब मोबाइल के लिए कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1412। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य ने की है? तो यहाँ पे एक फ्लाई की खोज इस नाम से किस राज्य ने की है? तो केरल ने की है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरे माँ के इकलौते भाई का पिता है। मेरे माँ का भाई क्या हो जाएगा? मेरा मामा हो जाएगा और पिता, मेरे मामा का पिता क्या हो जाएंगे? मेरे नाना हो जाएंगे। ठीक है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी ही तो बता रही है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना कहेगी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो किसके साथ यह अभ्यास का आयोजन हुआ? किस देश के साथ? तो यह सूडान के साथ हुआ। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आयकर से, उपभोक्ता जागरूकता से, या जलवायु परिवर्तन, या क्रिप्टो मुद्रा से? तो ऑप्शन यहाँ पे जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता से इसका जागृति का संबंध है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो नया नाम औरंगाबाद का क्या हो गया है? संभाजी नगर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूके। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत किया है? तो ये किया है केरल में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, जुलाई 2022 में काफी बोर्ड ने
काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने जो हस्ताक्षर किए हैं वह हस्ताक्षर किए हैं इसरो के साथ। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी आपको पता है दोस्तों जेरूसलेम है। तो जेरूसलेम ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो निम्नलिखित राज्यों में से अगर बात करें तो विधान परिषद जो है वह कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना एयरफोर्स डे के रूप में, इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं 8 अक्टूबर को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड क्या है? कुर्ग है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, कला मथुरा के स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। तो कौन सी कला है ये है सांची। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? तो यह लिखी है महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 52 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा अवरक्त किरणें, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का, नेपाल का, अर्जेंटीना का, या इनमें से कोई नहीं? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वह है वॉलीबॉल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54 से 58 के लिए यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिए गए हैं। मैं आपको उत्तर बताता हूँ। देखिए 54 है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? कौन सा कारण उचित नहीं लगता है यह बताना है आपको। यदा कदा पान सुपारी का सेवन। ऑप्शन बी है परिवार का धनी होना और बच्चों के अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, नशा करने वाले साथियों की संगति। तो उचित कौन सा इसमें नहीं लगता है? ये यदा कदा अगर कोई देखिए किसी भी सेवन में पड़ा है तो वह उसको लगातार कर ही देता है, तो यही उचित नहीं लग रहा है यहाँ पे। बाकी सब तो कारण इसके पीछे हैं ही, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं किस बीमारी का खतरा होता है? तो यह होता है शारीरिक अक्षमता का, पागलपन और सुषुप्ति का। तो यहाँ पे मादक पदार्थों के सेवन से
सभी चीजों का खतरा यहाँ पे युवाओं पे होता है। तो ऑप्शन डी यह सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? तो सबसे ज्यादा अगर दोषी देखा जाए बच्चों के माँ बाप को ही ठहराया जाएगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय अपने घर में ही बिताते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो सबसे प्रबल कारण यहाँ पे आप देखिए चारों कारण आपको दिए गए हैं। जो सबसे प्रबल कारण लगता है वह है ऑप्शन सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? पहला है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, और तीसरा है मानसिक संतुलन खो देना, चौथा है चोरी करने की आदत। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना यह आता है। स्वास्थ्य के प्रति अगर वह सजग होते तो ये सब काम नहीं करते। तो ऑप्शन दूसरा जो है यह गलत हो जाएगा। मानसिक संतुलन खो देना यह भी होता है और चोरी करने की भी आदत होती है। तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आगे भी, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का, फिर इसे आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 59 है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पे निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? पहला, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, रमेश ने यह बचत जोखिम वाली है, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए यह जो बचत है रमेश की यह जोखिम वाली है, और शेयर जो खरीदना होता है यह इन्वेस्टमेंट होता है, यह बचत नहीं होती है। तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? देखिए पहला तथ्य है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दूसरा है देखिए दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। तीसरा है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है। इसके बाद देखिए चौथा है बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? म्यूचुअल फंड और SIP। और ऑप्शन बी है कमोडिटीज और शेयर की खरीद बेच, ऑप्शन सी है जमीन या सोना खरीदना, ऑप्शन डी है सेविंग बैंक खाते में रखा धन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग्स में अगर आपने धन रखा हुआ है तो आपने यह बचत किया हुआ धन रखा है, ठीक है, यह आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, निवेश नहीं किया है इस धन को। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? पहला, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, यह तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए निवेश अल्प अवधि में धनार्जन का तरीका होता है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। तीसरा है गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्च से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है, तो खर्च से बचाई गई राशि अच्छा निवेश नहीं है। इसके बाद देखिए
चौथा है निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला और चौथा जो है वह सही है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा पहला और चौथा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से जो निवेश का उदाहरण है वह सोने की गहने खरीदना, बाकी जो है वह निवेश के उदाहरण नहीं है। इसके बाद देखिए 64 से 68 तक आपको यह ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को देकर के आपको उत्तर देना है। तो मैं आपको आंसर्स बता देता हूं और इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बहुत ही तरीके से समझाते हुए। कहीं भी किसी को दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 64 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो अधिकतम गिरावट जो है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि गिरावट पूछा है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 2012, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा 1.7%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ऑप्शन डी 3150, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना था। तो यहाँ पे छात्रों जो छोड़ने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या है और जो स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या है और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या है, इन दोनों का अनुपात यहाँ पे आपसे पूछा है। तो वह कितना है, ऑप्शन ए 7:10 का अनुपात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों संख्या से कितनी प्रतिशत थी। 2016 से कंपेयर कराना है तो 93.75%। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न है 69 से लेकर के 73 तक का, यहाँ पे आपको उत्तर देना है। एक ग्राफ आपको दिया गया है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो यहाँ पे औसत उत्पादन में जो बराबरी थी किस युग्म के पूछ रहा है, तो 2007 और 2002, ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो गिरावट जो थी वह थी ऑप्शन सी 23%। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि थी 2002 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 72 है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो औसत उत्पादन से अधिक ऐसे वर्ष कितने थे, 4 वर्ष थे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे अनुमानित प्रतिशत वृद्धि जो आएगी वह कितनी आएगी, वह वृद्धि आएगी 183.33%। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला टेबल का प्रश्न है 74 से लेकर के 78 तक। यहाँ पे देखिए आपको विभिन्न कंपनियां दी गई हैं, इनके एम्प्लॉय दिए गए हैं और अकाउंट दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न संख्या
77 है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा, कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो 77% हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 75 है प्रश्न संख्या, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है यह पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 234.29%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी को अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा डिटेल में, अभी आप उत्तर मिला लीजिए। कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा प्रश्न और कैसे सॉल्व करना है यह देखना है तो आप देख लीजिएगा। मैं सभी सॉल्यूशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न है, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिलाओं कर्मचारियों से अनुपात कितना है। तो सभी दोनों की संख्याओं को आपको ले लेना है और अनुपात ऊपर नीचे लिख देना है भिन्न के रूप में। अनुपात आपको मिल जाएगा 208:115। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 77 है, सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़ करके में लेखा विभाग की महिलाएं कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, यह आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कुल अंतर जो है वह कितने का है, 138 का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 78 है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात कितना है। तो अनुपात जब यहाँ पे हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 35:11। ठीक, 78 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए अगला जो टेबल यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे टेबल में देखिए क्या दिया गया है, गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। यहाँ पे देखिए 5 राज्य हैं और गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है और पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे का अनुपात और गरीबी रेखा के ऊपर का अनुपात दिया गया है। अब देखिए 89 प्रश्न है, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.4 मिलियन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो राज्य सी की जो कुल जनसंख्या हो जाएगी वह 5 मिलियन हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात बताना है यहाँ पे। तो बी और ई का अनुपात क्या हो जाएगा, A/2 का अनुपात हो जाएगा। इसके बाद देखिए 82 है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बस अनुपात का खेल है, आपको निकाल के बताना है। मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 1.8 मिलियन आ जाएगा महिलाओं की कुल संख्या। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं। तो अगर महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन होगी तो यहाँ पे आप निकालोगे तो इनमें से कोई उत्तर आपका मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, यहाँ पे आपको दिख नहीं हो रहा होगा, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजधानी थी? कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? थानेसर से स्थानांतरित होकर कौन सी नई राजधानी बनी थी? तो वह बनी थी, ऑप्शन ए में आपको दिया होगा कन्नौज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कन्नौज जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति की थी? तो किस सेना, कौन सी सेना इस तरीके से लड़ती थी छापा मार तरीके से? तो मराठा जो थे वह छापा मार तरीके से लड़ा करते थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। तो कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? तो मोम लेपी ढलाई कास्टिंग, ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज हसरत मोहानी की मांग थी सबसे पहले। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वह बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो भारतीय समाज में उन्होंने अंग्रेजी को प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? वह था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 92 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 93 है, खिलाफत मुद्दे के उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे को गांधी जी ने क्यों उठाया था? क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो व्यापक अंतर जो होता है वह थार मरुस्थल में पाया जाता है। दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को प्रमुखतः 24 टाइम जोन में काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या का घटक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या है? नहीं है, तो वह है रूढ़ता। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 97 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की कवरत्ती जो है वह राजधानी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों
या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो या तो व्यक्ति एक रहेगा या एक व्यक्ति से अधिक उसके मालिक रहते हैं, किसमें? निजी क्षेत्र में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वह है अमेजन के वर्षा वन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा। यहाँ से सबसे अधिक ऑक्सीजन धरती को मिलता है, इसीलिए इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके के सभी आपने जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को यहाँ पे मिला लिया। उम्मीद है कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन रहा होगा। कितना स्कोर आपका बन रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि इसी तरीके से जल्दी से सभी आपके मित्र जो हैं सभी अपने पेपर को मिला पाए। यहाँ सभी जो उत्तर मैंने बताए हैं लगभग सही हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी को आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी सॉल्यूशंस आने वाले हैं चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।